हेलो फ्रेंड्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के लेक्चर 9 में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स tells us about the feasibility of some transfers of heat। सपोज कीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एक बॉडी हमारे पास रखी हुई है A और दूसरी बॉडी रखी हुई है B। दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा हुआ है। दिस इज हॉट बॉडी एंड दिस इज कूल बॉडी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर कुछ अमाउंट एनर्जी डेल्टा क्यू यहाँ से मैंने ट्रांसफ़र की तो इस बॉडी तक डेल्टा क्यू पहुँचनी चाहिए। मीन्स कुल ऊष्मा या कुल ऊर्जा का कंजर्वेशन होना चाहिए। जितनी एनर्जी इस सिस्टम ने दी उतनी एनर्जी ये सिस्टम लेना चाहिए। फर्स्ट लॉ इस इशू के लिए भी मना नहीं करता कि सेम डेल्टा क्यू एनर्जी बी ऑब्जेक्ट दे और ए ऑब्जेक्ट ग्रहण करे। अगर कूल वाली बॉडी से डेल्टा क्यू ऊष्मा जाए और हॉट वाली बॉडी में पहुंचे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ इस बात के लिए चिंतित है कि जितनी ऊष्मा इस बॉडी ने दी बी ने उतनी ए ग्रहण करे, मतलब ऊर्जा का कंजर्वेशन रहना चाहिए। इट डज नॉट बोदर अबाउट द फिजिबिलिटी दैट is it really possible to transfer of heat from cool body to hot body? First law of thermodynamics never bothers about that. So then what we should do? Yes, we should go for the second law of thermodynamics. It decides separately for the feasibility of heat transfers. हम बहुत ही लॉजिकली सोच सकते हैं कि एक कूल बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ऊष्मा का ट्रांसफ़र अपने आप इन आइसोलेशन नहीं हो सकता। सपोज कीजिए यही सिस्टम है और हम चाहें कि ऊष्मा का स्थानांतरण हीट यहाँ से इस बॉडी की ओर ट्रांसफ़र हो। इट विल नेवर अकर नेचुरली इफ दीज बॉडीज आर पुट इन कॉन्टैक्ट। सो व्हाट, हाउ कैन बी पॉसिबल दैट? If we want such type of heat transfer, then we have to intermediate or we have to intervene in this process. And what type of intervention we need? For this transfer, such type of heat transfer, we need refrigerator, फ्रिज जो हमने किचन में रखा हुआ है, जिसमें हम देखते हैं कि फ्रिज में रखा हुआ जो सब्जियां हैं उनका जो टेम्परेचर है वो पहले ही बाहर के टेम्परेचर से कम है, फिर भी फ्रिज उस लोअर टेम्परेचर से ऊष्मा का स्थानांतरण किचन के बाहर के वातावरण में हायर टेम्परेचर की तरफ करता है। बट दिस प्रोसेस इज नॉट नेचुरली। हियर द मोटर ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज वर्किंग एंड टेकिंग द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द आउटसाइड। This whole process is not free of cost. It adds to our electricity bill which we consume in the form of energy. So second example I also want to take here. This is the first example. Second example है, अगर हम एक ईंट का टुकड़ा, a brick block take in the hand and go to the roof of the home और घर की छत पर जाएं तो जितनी ऊंचाई h हमने चढ़ी है उस हिसाब से उस ईंट पर हमने mgh कार्य किया है, अगर ईंट का मास m है तो। अब उस ब्रिक के टुकड़े को हम छत से नीचे फेंकते हैं। जैसे ही ब्रिक का टुकड़ा जमीन से टकराएगा, द कंप्लीट एनर्जी विल ट्रांसफॉर्म इन द हीट। क्या इस हीट को वापस इस मैकेनिकल एनर्जी में बदलना पॉसिबल है ताकि ईंट वापस उस हाइट तक पहुंच जाए जहां से हमने इसे फेंका था? नो, नॉट, नेवर। नेचुरली इट विल नॉट हैपन, नेवर। अगेन इफ वी वांट टू
change that heat in the mechanical energy, again we have to intervene. And what type of intervention we need here? That intervention we need here is in the form of heat engine that will convert the heat energy into the mechanical energy. So in the first example, intervention is in the form of refrigerator, and in the example of brick we need heat engine. इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की फॉर्म में पहले ही साइंटिस्ट लिख चुके हैं. सो सबसे पहले हम देखते हैं द हीट इंजन फॉर्म ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. The engine statement of second law of thermodynamics, और इसको लोग बोलते हैं केल्विन प्लांक का कथन. केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट. This is also called as Kelvin-Planck's statement. और जैसा कि अपन ने सेकेंड एग्जाम्पल में देखा था कि विदाउट हीट इंजन हम हीट को नेचुरली मैकेनिकल एनर्जी में चेंज नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार केल्विन प्लांक का अपना कथन है. और व्हाट डज दिस स्टेटमेंट से? नो प्रोसेस is possible whose soul, no process is possible whose soul result is the complete conversion of heat. Result is the complete conversion of heat into work. कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित किया जा सके किसी विलगित निकाय के लिए. So दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ केल्विन प्लांक. अगर सपोज करो कोई इंजन है, वो Q1 टेम्परेचर पर T1 टेम्परेचर पर रिजर्वायर से Q1 ऊष्मा लेता है, ये सिस्टम है. W कार्य करता है और T2 टेम्परेचर पर सिंक को Q2 ऊष्मा देता है. ये एक हीट इंजन का ब्लॉक डायग्राम है. दिस प्रोसेस इज पॉसिबल, बट इफ वी अज्यूम एन हीट इंजन विच टेक्स हीट एट टेम्परेचर T1 and completely transforms this heat into the work, there is no transfer of heat to the sink. This process is impossible. This process is impossible. We have to have sink होना ही चाहिए, and there would always be some energy released in sink. So this Q2 और जिसको हम कह सकते हैं एनर्जी और हीट
released to sink will always be greater than 0. हमेशा ही सिंक को कुछ न कुछ ऊष्मा देनी ही पड़ेगी केल्विन प्लांक के स्टेटमेंट के अनुसार। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है आपने रिजर्वोयर से या हीट बाथ से T1 टेम्परेचर पर Q1 ऊष्मा ली और संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर दिया। दिस इज द इम्पॉसिबल प्रोसेस, इट सेज केल्विन प्लांक्स स्टेटमेंट। यहाँ से अगर इस हीट इंजन के लिए दक्षता देखें देन इट विल बी नीट, अगर मैं ईटा से रिप्रेजेंट करती हूँ इट विल बी 1 माइनस T2 अपॉन T1। हाउ वी डिफाइन दिस? बहुत ही सिंपल शब्दों में दक्षता को कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क अपॉन हीट टेकन, so what will be W upon Q1 and what is W is equal to Q1 minus Q2 upon Q1, that will be equal to 1 minus Q2 upon Q1 and Q2 upon Q1 is equal to T2 upon T1. This is the efficiency of this heat engine. The second statement is the refrigerator statement of second law of thermodynamics, and the other name is Clausius statement. Other name is Clausius statement. And what does this statement say? The refrigerator स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या इसका दूसरा नाम है क्लासियस स्टेटमेंट। क्लासियस स्टेटमेंट नो process is possible whose sole result is no process is possible whose sole result is the transfer of heat from a colder body to a hotter body. No process is possible whose sole result is the transfer of heat from a colder body to a hotter body. ऐसी कोई प्रक्रिया संभव नहीं है जिसमें अपने आप से ऊष्मा का प्रवाह कम ताप वाली ऑब्जेक्ट से अधिक ताप वाले ऑब्जेक्ट की तरह हो। सो हियर वी कैन राइट द ब्लॉक डायग्राम एज द फॉलोइंग। अगर किसी टेम्परेचर T2 पर सिंक से Q2 ऊष्मा लेकर ये सिस्टम है और T1 इज ग्रेटर देन T2, एक रेफ्रिजरेटर है जो T2 ताप पर सिंक से Q2 ऊष्मा लेता है, इस पे कुछ कार्य किया जाता है W, और T1 टेम्परेचर पर रिजर्वोयर को Q1 ऊष्मा दे देता है। दिस प्रोसेस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल प्रोसेस। But if we take a refrigerator which at temperature T2
takes some heat and gives it to the reservoir without any work, no work. This process is impossible. इसका मतलब है क्लासियस के कथन के अनुसार रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए कुछ न कुछ कार्य हमेशा करना पड़ेगा। मीन्स हमेशा ही वर्क क्या होगा, ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन 0 अगर हमें रेफ्रिजरेटर चलाना है तो। जिस प्रकार से हीट इंजन के लिए दक्षता को निर्धारित किया जाता है या डिफाइन किया जाता है, उसी तरीके से रेफ्रिजरेटर के लिए परफॉर्मेंस डिफाइन की जाती है। एंड परफॉर्मेंस को अगर हम यहाँ बीटा से डिनोट करें, दैट विल बी Q2 अपॉन W अपॉन Q2 अपॉन एंड व्हाट विल बी W, Q1 माइनस Q2। अगर टेम्परेचर की फॉर्म में लिखें देन इट विल बी T2 अपॉन T1 माइनस T2। देयर इज ए सिंपल रिलेशन बिटवीन बीटा एंड ईटा। अगर एक रेफ्रिजरेटर और एक इंजन दो सेम टेम्परेचर्स के बीच में कार्य कर रहे हैं, देन वी कैन डिफाइन ए सिंपल रिलेशन बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड द एफिशिएंसी ऑफ इंजन, एंड दैट इज बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। अगर इसको डिराइव करना हो देन इट इज़ वेरी इजी। बीटा के लिए ये फॉर्मूला काम में लीजिए और ईटा के लिए 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 अपॉन T1 की वैल्यू यहाँ से निकाल कर यहाँ पे रखिए, यू विल इजीली गेट दिस रिलेशन। अब हम देखते हैं केल्विन प्लांक के कथन के अनुसार ऊष्मा का पूर्णतः रूपांतरण कार्य में संभव नहीं है, बट द सम अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्जन इनटू वर्क इज नॉट फॉरबिडन। ऊष्मा की कुछ मात्रा को हम कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं, एंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ हीट we can convert into work, that is an important question, and we want कि maximum percentage of heat can be changed into work. So maximum how much is possible? To define that, Sadi Carnot, a scientist in physics, decided to work with the Carnot engine. उन्होंने एक साइक्लिक प्रोसेस पर काम करने वाला कार्नो का इंजन लिया, जिसमें 2 आइसोथर्म्स होते हैं और 2 एडियाबेट्स होते हैं, और उन्होंने जो सबस्टेंस कार्नो इंजन में काम लिया दैट वाज एन आइडियल गैस। और सादी कार्नोट ने माना कि इस होल साइक्लिक या रिवर्सिबल प्रोसेस में कहीं भी किसी तरीके का हीट लॉस नहीं हो रहा है। मीन्स कार्नोट ने अपना इंजन मैक्सिमम एफिशिएंसी का बनाने की कोशिश की। सो हम देखते हैं सादी कार्नोट के इस इंजन की एफिशिएंसी कितनी निकलती है। दिस इज़ द साइक्लिक और रिवर्सिबल इंजन। जितनी एफिशिएंसी इस इंजन की पॉसिबल है, सेम टेम्परेचर्स के बीच में काम करने वाले किसी भी इंजन की एफिशिएंसी इस इंजन से अधिक नहीं हो सकती। सो दैट इज़ द हीट अमाउंट विच कैन बी चेंज्ड इनटू द वर्क। इसलिए हम देखते हैं सादी कार्नोट का ये कार्नोट इंजन, द कार्नोट इंजन, it is based on कार्नोट साइकिल। और कार्नोट के साइकिल में क्या है, कार्नोट का साइकिल 2 आइसोथर्म्स और 2 एडियाबेट्स के थ्रू गुजरने के बाद वापस अपने इनिशियल पॉइंट पर पहुंच जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कार्नोट के इस इंजन के मुख्य पार्ट्स क्या हैं, मेन पार्ट्स।
कार्नोट के इस इंजन के 4 मुख्य पार्ट है। फर्स्ट, रिजर्वोयर, सम पीपल कॉल इट हीट बाथ, सम पीपल कॉल इट हॉट रिजर्वोयर एटसेट्रा। इस रिजर्वोयर की विशेषता ये है कि इट हैज़ द इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, मतलब इससे कितनी भी ऊष्मा ली जाए इसका टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा। अगर इसे T1 टेम्परेचर पर हमने लिया है देन इट विल हैव दैट टेम्परेचर फॉर द होल लाइफ। सेकेंड, सिंक, अगेन कुछ पीपल इसे कोल्ड रिजर्वोयर भी बुलाते हैं। इट आल्सो हैज़ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। इसका मतलब है यहाँ पर इसका क्या मतलब निकलता है, इस सिंक को कितनी भी ऊष्मा दे इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अगर आपने इसको T2 टेम्परेचर पे रखा हुआ है देन दिस टेम्परेचर विल बी मेंटेन्ड। थर्ड, सब्सटेंस या जिसको सिस्टम भी बोलते हैं। सिस्टम में हमारे पास एक कंटेनर में भरी हुई गैस है जिसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है विच इज़ वेल लुब्रिकेटेड पिस्टन, सो आसानी से ऊपर नीचे जा सके। थर्ड एंड फोर्थ इज स्टैंड। एक स्टैंड हम लेते हैं जिस पर रखकर हम एडियाबेट को परफॉर्म करेंगे ताकि हीट का आदान प्रदान एटमॉस्फेयर के साथ सिस्टम ना कर सके। दिस स्टैंड विल बी लाइक दिस। यहाँ पर जब हम सिस्टम को रखेंगे तो नहीं तो हीट सिस्टम के अंदर से एटमॉस्फेयर में जा सकेगी और न ही बाहर आ सकेगी। सिस्टम कुछ इस तरीके का है, एक कंटेनर है, कंटेनर की ये पिस्टन लगा हुआ है दैट इज़ वेल लुब्रिकेटेड। जब गैस का प्रसार होगा देन पिस्टन विल बी गो अपसाइड, और जब कंप्रेस करेंगे देन पिस्टन विल बी कम लोअर साइड। ये जो सरफेस है सिस्टम की ये परफेक्टली कंडक्टिंग है, परफेक्टली कंडक्टिंग। जब इसको रिजर्वोयर के ऊपर रखेंगे तो ये रिजर्वोयर का टेम्परेचर ग्रहण कर लेगी पूरा सबस्टांस। जब इसको सिंक के ऊपर रखेंगे तो पूरा का पूरा सबस्टांस सिंक का टेम्परेचर एडॉप्ट कर लेगा। ये इस टाइप का एक रिजर्वोयर है जो T1 टेम्परेचर पर रखा हुआ है। दिस सरफेस इज आल्सो कंप्लीटली या परफेक्टली कंडक्टिंग। और ये एक सिंक है जिसमें T2 टेम्परेचर पर रखा हुआ है जिसकी भी अपर सरफेस ये परफेक्टली कंडक्टिंग है। कार्नोट के इंजन में इस रिवर्सिबल प्रोसेस को कैसे कंप्लीट कराया जाता है तो हम इसका इंडिकेटर डायग्राम देखते हैं। कैसा है इंडिकेटर डायग्राम? प्रेशर, वॉल्यूम। कार्नोट के इंजन में 2 आइसोथर्म हैं, 2 एडियाबेट्स हैं। सो दिस इज आइसोथर्म, एडियाबेट, एडियाबेट, आइसोथर्म। सपोज कीजिए यहाँ से प्रोसेस चालू होती है पॉइंट A, B, C, D और साइक्लिक प्रोसेस के बाद वापस हीट इंजन A स्टेट में पहुंच जाता है। इसका टेम्परेचर प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, इस आइसोथर्म का टेम्परेचर T1, इस आइसोथर्म का टेम्परेचर T2, P2, V2, C पॉइंट पर P3, V3 और यहाँ पे P4, V4। सबसे पहले जो सिस्टम है इसको उठाकर रिजर्वोयर पर रखा जाता है। रिजर्वोयर पर रखा जाएगा तो कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम में सिस्टम का टेम्परेचर T1 हो जाएगा और टेम्परेचर बढ़ने से
अब धीरे धीरे हम गैस को एक्सपांड कर रहे हैं और सपोज कीजिए स्टार्टिंग में गैस V1 प्रेशर वॉल्यूम पे थी और हम इसे V2 वॉल्यूम तक एक्सपांड करते हैं। अब इस सिस्टम को यहाँ से उठाकर, रिजर्वोयर से उठाकर स्टैंड पे रखते हैं और एडियाबैटिक एक्सपांसन करते हैं। V2 तक पहुँच चुके थे वॉल्यूम पहले ही, अब हम V3 तक एक्सपांड करते हैं, लेकिन दिस इज द एडियाबैटिक एक्सपांसन, तक इसलिए हम स्टैंड पर रखकर कर रहे हैं। अब हम कंप्रेस कर रहे हैं गैस को, लेकिन आइसोथर्मिक, सो हम इस सिस्टम को उठाकर सिंक पर रखते हैं और गैस को कंप्रेस करते हैं। गैस को कंप्रेस करने से हीट जनरेट होगी, ताप बढ़ेगा, लेकिन चूंकि ये सिंक पे रखी हुई है तो इसका टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं जाएगा। इट विल रिमेन ऑलवेज एट द टेम्परेचर T2। V4 तक वॉल्यूम कंप्रेस होने के बाद हम इस सिस्टम को यहाँ से उठाकर वापस स्टैंड पे रखते हैं और अगेन इसको कंप्रेस करते हैं एडियाबेटिकली और वापस उसी वॉल्यूम पर पहुँचाते हैं जहाँ से ये प्रोसेस शुरू हुआ था। ये कंप्लीट एक साइकिल पूरा हो गया। इस कंप्लीट एक साइकिल में कार्नोट के इंजन में कितना कार्य हुआ ये हम अभी देखते हैं। स्टेप वन में गैस को V1 से V2 तक एक्सपांड किया है एंड दिस इज आइसोथर्मिक प्रोसेस। और आइसोथर्मिक प्रोसेस में किया गया कार्य कितना होता है 2.303 लॉग। हम इसका डेरिवेशन पहले ही कर चुके हैं। आइसोथर्मिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस दोनों के लिए कार्य कितना होता है, अगर आइडियल गैस पे अपन एक्सपांड करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो कार्य कितना होता है, इसका डेरिवेशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। RT1 log V2/V1। वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक एक्सपांड हुआ, V1 से लेके V2 तक। आइसोथर्म का टेम्परेचर कितना है T1 और ln को लॉग में चेंज करने के लिए अपन ने 2.303 से मल्टीप्लाई। स्टेप टू पे हम देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में कितना कार्य हुआ। एडियाबैटिक प्रोसेस कहाँ से कहाँ पे चल रही है, B से C। वॉल्यूम एक्सपांड हुआ V2 से V3, या जहाँ पे V2 वॉल्यूम है उस आइसोथर्म पे टेम्परेचर है T1 और जहाँ पे V3 वॉल्यूम है उस आइसोथर्म का टेम्परेचर है T2। अगर टेम्परेचर की फॉर्म में एडियाबेट का वर्क देखें तो कितना होगा W2 = R/γ-1 T1 - T2। किस टेम्परेचर से चले थे, T1 से कहाँ पे पहुँचे T2 तक। स्टेप थ्री है आइसोथर्मल कंप्रेशन। V3 से वॉल्यूम को कंप्रेस करके V4 पर पहुंचाएगा। सिंपली यही फॉर्मूला, लेकिन इस बार कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, V3 से V1। और इस आइसोथर्म का टेम्परेचर इस बार T1 की जगह क्या है T2। सो 2.303 RT2 log V4/V3। W3 = 2.303 RT2 log V4/V3। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप एडियाबैटिक कंप्रेशन 4, और वर्क कितना होगा W4 = R/γ-1 और T2 - T1। इस बार इनिशियल पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है T2 और लास्ट पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है T1। सो R/γ-1 T2 - T1। इस पूरे कंप्लीट एक साइकिल में कार्नोट इंजन द्वारा किया गया कुल कार्य, टोटल वर्क W = W1 + W2 + W3 + W4। और जैसा कि हमें यहाँ से दिख रहा है W2
और W4 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सिर्फ W1 और W3 बचेगा। सो वी कैन राइट 0.303 RT1 log V2 अपॉन V1 प्लस 2.303 RT2 log V4 अपॉन V3। अब ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस हमें पहले से पता है, ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस TV की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए TV की पावर गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट होता है। अगर इस एडियाबेट के लिए देखें सो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है T1, वॉल्यूम कितना है V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे टेम्परेचर कितना है T2, वॉल्यूम कितना है V4 की पावर गामा माइनस 1। यहाँ से T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V4 अपॉन V1 की पावर गामा माइनस 1। इसी प्रकार इस एडियाबेट के लिए देखें तो T1 V2 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V3 की पावर गामा माइनस 1 एंड अगेन वी कैन कैलकुलेट T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V3 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। इसको अगर एक नंबर देते हैं, इससे 2 नंबर देते हैं तो हम 1 और 2 से हम देख सकते हैं कि V4 अपॉन V1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V2। चूँकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है सो राइट हैंड साइड विल ऑल्सो इक्वल, तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से V4 अपॉन V1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V2 या V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4। और इस रिलेशन को यहाँ पर काम में लेने पर यहाँ पर V2 अपॉन V1 है और V4 अपॉन V3 को उल्टा करेंगे तो यहाँ पर माइनस का निशान आ जाएगा। देन V3 अपॉन V4 और V3 अपॉन V4 को हम लिख सकते हैं V2 अपॉन V1। सो 2.303 RT1 log V2 अपॉन V1 माइनस का निशान 2.303 RT2 log V2 अपॉन V1। इसको इजी करते हैं R log V2 अपॉन V1 T1 माइनस, इसको मैं पहले लिखती हूँ T1 माइनस T2 log V2 upon V1. This is the work done in a cycle in the Carnot cycle. इसको मैं ऊपर लिखती हूँ। कार्नो के साइकिल में, कार्नो के इंजन में एक साइकिल में या एक प्रोसेस में किया गया टोटल कार्य कितना है 2.303 R T1 माइनस T2 log V2 अपॉन V1। कार्नो के इंजन के एक साइकिल में किया गया कुल कार्य ये रिप्रेजेंट करता है। अगर इस कार्नो के इंजन की एफिशिएंसी निकालनी हो देन एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू W अपॉन Q1। W हमने निकाल लिया है 2.303 R T1 माइनस T2 log V2 अपॉन V1। और ऊष्मा पूरे साइकिल में हमने सिर्फ 1 टाइम ली है। कहाँ पर? जब हमने रिजर्वायर पर सिस्टम को रखा था और रिजर्वायर पर सिस्टम को रखा था उस टाइम यहाँ से प्रोसेस शुरू हुई थी तो वो ऊष्मा कितनी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक के प्रसार में जितनी ऊष्मा ली गई वो ऊष्मा के बराबर। एंड व्हाट वाज दैट, अपन ने फर्स्ट स्टेप में लिखा था कितनी थी 2.303 R T1 log V2 अपॉन V1। इतनी ऊष्मा ली थी। उसके बाद ना एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई ऊष्मा ली न दिस एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई ऊष्मा ली। यहाँ पर सिंक को हमने ऊष्मा दी थी ना कि ऊष्मा ली थी। सो दिस इज द एफिशिएंसी। इसको थोड़ा सा, सो इट विल बी 1 माइनस
T2/T1। ये कार्नो के इंजन की एफिशिएंसी है। दो तापों के बीच में कार्य करने पर ये एफिशिएंसी निकल के आती है। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नज़र आती है वो ये है कि कार्नो के इंजन की एफिशिएंसी उसमें लिए गए सब्सटेंस की नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, केवल और केवल उन दो तापों पर निर्भर करती है जिनके बीच में कार्नो का इंजन कार्य करता है। यहाँ पे कहीं भी सब्सटेंस की नेचर काम में नहीं आ रही है, सिर्फ उन दो टेम्परेचर्स का डिस्क्रिप्शन है जिनके बीच में कार्नो का इंजन कार्य कर रहा है। ये कार्नो की इंजन की एफिशिएंसी को एक अलग रूप में चेंज करना चाहें तो हम यहाँ पे जो V4/V1 है, V4/V1 इज इक्वल टू रो, एक यहाँ पे नया नियतांक कोफिशिएंट हमने डिफाइन किया है जिसको बोलते हैं एडियाबेटिक एक्सपांसन रेशियो, जिसका वैल्यू V4/V1 के बराबर है। अगर ये V4/V1 के बराबर है और इसको यहाँ इसकी टर्म्स में डालना हम चाहते हैं, सो रो की पावर Γ-1 इज इक्वल टू T1/T2। दिस implies T2/T1 इज इक्वल टू 1/रो की पावर Γ-1। इसको यहाँ पर रखने पर एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1 - 1/रो की पावर Γ-1। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन। यहाँ से हम देख सकते हैं अगर हमें कार्नो के इंजन की एफिशिएंसी 100% करनी है तो हमारे पास दो रास्ते हैं। आइदर वी हैव टू टेक टेम्परेचर ऑफ द सिंक 0 केल्विन और द टेम्परेचर ऑफ द रिजर्वोयर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और दोनों ही प्रक्रियाएं पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कार्नो के इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है, इट विल बी ऑलवेज लेस देन 100%। फॉर ईटा इज इक्वल टू 1, आइदर T2 इज इक्वल टू 0 केल्विन और T1 इज इक्वल टू इनफाइनाइट केल्विन। एक यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, IISc 2008 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए कार्नोट इंजन नेम्ड ए ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2, जहाँ पे T1 ग्रेटर देन T2 है, एंड ए सेकेंड कार्नोट इंजन नेम्ड B uses all the heat rejected by the engine A and operates between temperature T2 and T3 where T2 is greater than T3. The efficiency of this coupled engine, हम डायग्राम के रूप में इस क्वेश्चन को लिखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पहला इंजन जो T1 और T2 के बीच कार्य करता है, T1 टेम्परेचर पर Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है, W1 कार्य करता है, और T2 टेम्परेचर पर Q2 ऊष्मा सिंक को दे देता है। जो ऊष्मा सिंक को दी वो ऊष्मा दूसरा वाला इंजन T2 टेम्परेचर पर ग्रहण करता है और T3 टेम्परेचर पर सिंक को Q3 ऊष्मा देता है और W2 कार्य करता है। इस कपल्ड सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होगी, तो हम देख सकते हैं इस कपल्ड सिस्टम ने सिर्फ ऊष्मा एक बार ग्रहण की, कितनी, Q1। इसने जो ऊष्मा ग्रहण की वो तो इसने रिलीज की थी, वो ग्रहण की, बाहर से कोई ऊष्मा नहीं। इसका मतलब इस कपल्ड सिस्टम ने टोटल ऊष्मा कितनी ग्रहण की, Q1। इस कपल्ड सिस्टम ने टोटल कार्य कितना किया, W1 इसने किया, W2, तो किया गया कार्य अपॉन ली गई ऊष्मा, इस कपल्ड सिस्टम की ये एफिशिएंसी आएगी। लेकिन चूंकि ऑप्शंस में ऐसा नहीं दिया गया है, सो हमें W1 और W2 को T1 और T2, T3 की फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। हम देखते हैं पहले इंजन के लिए एफिशिएंसी क्या है, W1/Q1। इसका मतलब W1 कितनी आ जाएगी, 𝜂1 Q1, और 𝜂1 क्या है, T1 और T2 के बीच कार्य कर रहा है, तो क्या होगी, 1 - T2/T1। दूसरे इंजन की एफिशिएंसी 𝜂2 क्या होगी, किया गया कार्य W2 अपॉन ग्रहण की गई ऊष्मा Q2। इसका मतलब W2 ये हो जाएगा। 𝜂2 किस किस टेम्परेचर के बीच में कार्य कर रहा है, दूसरा वाला T3 और T2 के बीच में, 1 - T3/T2 Q2। यहाँ पे हम Q2 को हटाने के लिए ये सिंपल एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, Q1/Q2 इज इक्वल टू T1/T2। तो Q2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, Q1 × T2/T1, ये रखा। अब दोनों का वर्क ऐड किया, दोनों के वर्क को ऐड करने पर ये T2/T1
T1, T2 अपॉन T1 और माइनस T3 अपॉन T1। सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस T3 अपॉन T1। और ये किसको शो करिए, किया गया कपल्ड सिस्टम के द्वारा कुल कितना कार्य किया गया, W1 प्लस W। ऊष्मा कितनी लगी, क्यों, ये कपल्ड सिस्टम की एफिशिएंसी है जो कितनी है 1 माइनस T3 अपॉन T1। दिस इज द राइट आंसर। एक दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आप लोग इसको उतार लीजिए। मैं एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखती हूँ, बहुत ही आसान सा है। आइसोथर्मल प्रोसेस में किया गया कार्य कैसे निकालते हैं, हमने पहले भी देखा है। आइसोथर्मल प्रोसेस में किया गया कार्य निकालने का एक क्वेश्चन है, ये आया हुआ है जैम 2018 में। जैम 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ स्टेट for 1 mole of an non-ideal gas is given by the equation of state for 1 mole of non-ideal gas is given by। आइडियल गैस की इक्वेशन होती तो कैसी होती, PV = nRT, लेकिन चूंकि गैस कैसी है, नॉन आइडियल है और 1 मोल के लिए इसका इक्वेशन दिया गया है, कैसा दिया गया है, PV = A1 + B/V। ये इक्वेशन ऑफ स्टेट दिया गया है, वेयर जहाँ पे कंडीशन क्या है, A एंड B आर टेम्परेचर डिपेंडेंट्स। A और B जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। अब हमसे पूछा है कि इफ वॉल्यूम चेंजेज फ्रॉम V1 to V2 इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, एक आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस का वॉल्यूम V1 से V2 तक चेंज होता है, देन किया गया कार्य बताइए, इस प्रोसेस में कितना कार्य किया गया, देन द वर्क डन, देन द वर्क डन बाय द गैस इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वर्क डन कैसे निकालेंगे, W = PdV। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहाँ से कहाँ लेंगे, V1 से लेकर V2 तक। अब चूंकि P की जगह हम क्या रख सकते हैं, V को इधर ले जाने पर ये, लेकिन A और B टेम्परेचर डिपेंडेंट्स हैं, दीज आर नॉट द कॉन्स्टेंट्स। पर हमें जो प्रोसेस दी गई है वो कैसी दी गई है, आइसोथर्मल। ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड है और टेम्परेचर यहाँ पे फिक्स है। इसका मतलब ये हमारे लिए इस वर्क की कैलकुलेशन करते टाइम क्या है, कांस्टेंट है। वी कैन ट्रीट देम एज कांस्टेंट। अगर हम इनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, सो इक्वेशन विल बी वेरी इजी। क्या होगा, W = PdV। कितना आएगा, P की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, A/V 1 + B/V dV। A और B किस पे डिपेंड करते थे, टेम्परेचर पे। और आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका मतलब A और B हमारे लिए कांस्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम वेरिएबल है। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लेनी है, V1 से V2 तक। इसको 2 भागों में डिवाइड कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। A कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं। सो दिस इज dV/V प्लस B इंटीग्रेशन dV/V², V1 से V2 तक। इंटीग्रेशन कीजिए, यू विल गेट द आंसर। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। थर्मोडाइनेमिक्स के क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। थर्मोडाइनेमिक्स की समस्या ये है कि आप लोग मेमोरी में नहीं रखना चाहते चीज़ों को। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मेमोरी में रखने की। जब हम फैक्ट्स, फॉर्मूलाज, कंसेप्ट्स भूल जाते हैं, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सोल्व ए क्वेश्चन। सो ट्राई टू मेमोराइज द थिंग्स और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।